अपन गुर्जर प्रत्याहार की बात कर रहे थे, है ना। थोड़ा सा वो रिवाइज कर देता हूँ कि गुर्जर प्रत्याहार में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने गुर्जर प्रत्याहार में जो चर्चा की थी उसमें एक बात की थी कि एक में दो वर्ड है, एक गुर्जर और एक है प्रत्याहार। गुर्जर और प्रत्याहार दो वर्ड होते हैं, एक गुर्जर होता है, एक है प्रत्याहार। तो ये गुर्जर नाम कैसे पढ़ा होगा या प्रत्याहार शब्द कैसे पढ़ा होगा भाई, किसी न किसी कारण तो नाम तो पढ़ा ही होगा इनका, यानी गुर्जर प्रत्याहार कहने के पीछे कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो इसके रीजन में अगर कारण की बात की तो एक बात तो सबसे पहले हमने उल्लेख किया कि गुजरातरा प्रदेश से बिलोंग करते थे, गुजरातरा प्रदेश से बिलोंग करते थे। इस गुजरातरा प्रदेश से बिलोंग करते से इसका उल्लेख भी मिलता है। एक तो हमने पढ़ा था कि मंडोर अभिलेख या जोधपुर अभिलेख जो 837 में बाहू के काल में लिखा गया था, उसके अंदर गुजरातरा प्रदेश का उल्लेख मिलता है। एक मिला था, आपने पढ़ा था घटियाला अभिलेख जो कुकुक के काल में, है ना, कुकुक के काल में लिखा गया था, उसमें भी गुजरातरा प्रदेश की बात की गई। एक हमने पढ़ा था तमरपत्र सजन कीर्ति तमरपत्र, एक हरिवंश से पुराण ग्रंथ की। इन चार के अंदर इस साक्ष्य मिलते हैं कि ये गुर्जर प्रत्याहार का जो मूल स्थान था वो गुजरातरा था। इसके बाद हमने जो बात की कि गुर्जर नाम पढ़ने के पीछे रीजन रहा होगा, तो इनकी गुर्जर जाति का उल्लेख मिला, गुर्जर जाति, और गुर्जर जाति का उल्लेख मिला था एहोल अभिलेख में। एहोल अभिलेख जो 634 ईस्वी में लिखा गया था, 634 में पुलकेशिन सेकंड के बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के काल में लिखा गया था। कर्नाटक में भी कर्नाटक में है एहोल अभिलेख। इसके बाद हमने एक बात की कि गुर्जर जाति के थे, गुर्जर जाति के किसान थे, ये बात उल्लेख मिला था राजौरगढ़ अभिलेख में। इस बात से ये पुष्टि होगी कि कहीं ना कहीं इसका संबंध गुर्जरों से रहा होगा, या तो इनका मूल स्थान रहा होगा या इनकी कोई जाति रही होगी, तभी ये गुर्जर कहलाए। अब बात आती है प्रत्याहार, क्या प्रत्याहार कि प्रत्याहार कहने के पीछे क्या रीजन हो रहा होगा। तो एक बात हमने पढ़ी कि ये गुर्जर प्रत्याहार जो थे पहले द्वारपाल का हैसियत से काम करते थे। प्रत्याहार का अर्थ होता है एक तो द्वारपाल या फिर रक्षक, द्वारपाल या रक्षक अर्थ होता है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि गुप्त वंशीय राजाओं के दरबार में ये द्वारपाल का काम करते थे, चौकीदार का काम करते। जब ये स्वयं राजा बने तो अपने आप को लक्ष्मण कहने लगे, सौमित्र कहने लगे, और स्वयं के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग करने लगे। फिर ये देखा कि प्रत्याहार गोत्र का भी उल्लेख मिलता है, प्रत्याहार गोत्र। कहीं ना कहीं और भी कोई ने रीजन रहा, क्योंकि द्वारपाल नाम, क्योंकि चौकीदार होने से जरूरी नहीं होता कि इनका प्रत्याहार नाम पड़ा हो। तो दूसरा रीजन हमने पढ़ा सबसे महत्वपूर्ण, वो था प्रत्याहार गोत्र, और प्रत्याहार गोत्र का उल्लेख मिलता था मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख में प्रत्याहारों का गोत्र बताया गया, प्रत्याहार गोत्र से थे, इसलिए गुर्जर प्रत्याहार कहलाए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट बात पढ़ी होगी, क्या थी साहिबो, नेक्स्ट क्या था, उत्पत्ति। मूल स्थान आ गया, मूल स्थान बता दिया, उत्पत्ति बता दी। उत्पत्ति पे आ जाते हैं, उत्पत्ति की बात किए थे, है ना, कालक्रम और उत्पत्ति की बात किए। तो उत्पत्ति में सबसे पहले हमने बात की थी इनको अग्निवंशी। अग्निवंशी का जो उत्पत्ति मानी गई वो पृथ्वीराज रासों के अंदर चंद्रवर्धय के द्वारा अग्निकुंड सिद्धांत दिया गया था। अग्निकुंड सिद्धांत में हार मार, चाचो, प्रत्याहार, परमार, चालुक्य, चौहानों की बात हुई। और इसके बाद 2 नंबर था क्षेत्रीय। क्षेत्रीय होने के साक्ष्य जो हमें मिले हैं वो एक तो अभिलेख है, कौन सा, मीर भोज का ग्वालियर अभिलेख, और एक अभिलेख के बाद हम राजशेखर की करती काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा के अंदर भी इनको क्षेत्रीय कहा गया। ईरानंद ओझा इनको कहते हैं, गौरीशंकर ईरानंद ओझा सिरोही वाले, इनको देसी क्षेत्रीय। एक बात थी हवेनसांग, हवेनसांग जिनका मूल नाम युवान चुआंग था, मूल नाम युवान चुआंग था, वो इनको भारतीय क्षेत्रीय मानते हैं। फिर विदेशी होने के साक्ष्य की ये भारत के नहीं थे, विदेश से थे। तो एक इनको ईरान का बताया था, कनेडी मोदी ने कहा कि ईरान मूल के थे, ईरान से आए थे। इसके बाद बल्लुआर, सीमाथ और हरले, इनको कहते हैं ये हुणों की संतान थी, किसकी, हुणों की। कनिगंग इसको क्या बताता है कि ये कुषाणों या यूचुओं की संतान थी। एक राजस्थान का इतिहासकार है डॉक्टर भंडारकर, वो भी कहता कि ये विदेशी थे और ये गुर्जर जाति ही विदेशी थी। वो कहते हैं कि जाति गुर्जर थी ही विदेश से। ये बात डॉक्टर ईश्वरी सिंह है, नहीं, डॉक्टर भंडारकर कहते हैं, डॉक्टर भंडारकर। इतना अपन पढ़े। इसके बाद जो हम बात पढ़े, देखो अवेनसांग की बात आई, अवेनसांग, तो अपन थोड़ा सा अवेनसांग की बात कर लेते हैं आज, है ना, अवेनसांग के बारे में पढ़ेंगे। अवेनसांग, मुझे ये बताइए अवेनसांग का मूल नाम क्या था। अवेनसांग का जो मूल नाम है
वो युआंग चुआंग है। क्या है? युआंग चुआंग है। क्या नाम है? युआंग चुआंग। कुची कुची वाले थे ये, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम सा नहीं बोलते। ये आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं? कुची कुची। क्या कहते हैं? कुची कुची आदर्श वाक्य इनका। तो अवेंगशांग, जिनका मूल नाम युआंगचांग था, और एक इनको उपमा दी जाती है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। अवेंगशांग का मूल नाम युआंग चुआंग था और इनको उपमा दी जाती है, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब आप अच्छे से जानते हो कि अवेंगशांग भारत कब आए थे, किसके काल में आए थे, कहां आए थे, क्यों आए थे, सब जानते हो। जानते हो नहीं? अवेंगशांग कहां आए थे? या देखो, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं आए थे, पर कहां आए थे वो दिमाग से फिसल गया, है ना। तो आप अच्छे से जानते हैं कि अवेंगशांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। वर्धन का काल था, वर्धन वंश चलता था उस समय। हर्षवर्धन 629 ईस्वी को अवेंगशांग नालंदा विश्वविद्यालय बिहार बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आया। लो भाई, चीन से चले और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने हिंदुस्तान आ पहुंचे, और वो भी बिहार, है ना। हम तो आजकल कॉलेज ही नहीं जाते, क्यों? तो ये आए कहां से थे? चीन से। कब आए थे? 629 ईस्वी को। 629 ईस्वी को हर्षवर्धन के काल में, कहां आए? हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए। आपको अच्छे से यह बात पता है। तो अवेंगशांग भारत कब आए? 629 में आए। किसके काल में आए? हर्षवर्धन के काल में। कहां आए? नालंदा विश्वविद्यालय आए। कहां पहुंचे? हर्षवर्धन के काल में। कब आए? 629। किसके काल में आए? हर्षवर्धन के काल में। कहां आए हैं? नालंदा विश्वविद्यालय। अब नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, अब तो लुप्त प्राय है। हुआ क्या था, इसका लुप्त होने के पीछे ये रीजन की बात भी करेंगे कि इसका क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय कहां चला गया सब, है ना। तो इनकी उपमा तीर्थ यात्रियों का राजकुमार 629 में हर्षवर्धन के काल में भारत आए, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने नालंदा पहुंचे थे, और नालंदा बिहार में पड़ता है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो सीलभद्र सूरी थे। कौन थे? अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें इसकी, तो इसका जो कुलपति था, कुलपति था सीलभद्र सूरी। सीलभद्र सूरी उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे, और नालंदा उस समय बिहार हुआ करता था। आपने संतलत काल पढ़ा होगा। संतलत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम भी सुना होगा, सुनाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्योंकि सतलत काल में हिंदुस्तान की जो प्राचीन स्थापत्य कला थी, जो मंदिर थे, उनको तोड़ा गया था। सतलत काल में भारत में विकास नहीं हुआ, ध्वस्त हुआ था सब। क्योंकि सतलत काल को आप पढ़े हो तो पढ़ के देखा होगा कि कभी वो तुड़वा दिया, कभी वो तुड़वा दिया, ऐसे ही हुआ है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया, तुड़वा दिया, साफ करवा दिया साहब, बख्तियार खिलजी ने। जबकि कहते हैं कि हर्षवर्धन के काल की अगर बात करें तो यहां पे 10,000 बच्चे पढ़ते थे उस समय, निःशुल्क पढ़ते थे, कोई पैसा नहीं था, और बच्चों को निःशुल्क खाना मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय वर्धन काल की बात करें, हर्षवर्धन के काल की बात करें, तो वहां पे 10,000 बच्चे निःशुल्क पढ़ते थे। प्रत्येक बच्चों को 50-50 का ग्रुप बनाया हुआ होता था। 50-50 बच्चों का क्या था? ग्रुप। 50 बच्चों के ग्रुप में खुद खाना बनाते और अपना खाते, निःशुल्क था सब, और पढ़ाई होती थी।
अब ये बात सतलज काल को थोड़ी ना हजम होगी। अब सतलज काल जब आया तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया है? बख्तियार खिलजी ने किया। किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ये बात आप जानते हो। अब देखो ह्वेन-त्सांग की हमने जो बात की कि 629 में भारत आए, हर्षवर्धन के काल में आए थे और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए, ये बात तो फिक्स। और इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। मूल नाम इनका युआंगचुआंग था। एक बार पेपर में पूछा गया था कि युआंगचुआंग किसके काल में आए थे। लो भाई, पूछना चाहिए था ह्वेन-त्सांग किसके काल में आए थे, और पूछ लिया पेपर में युआंगचुआंग किसके काल में आए थे। तो युआंगचुआंग ही कौन है? ह्वेन-त्सांग। तो युआंगचुआंग किसके काल में है? हर्षवर्धन के काल में। कब आए? 629 को आए। क्यों आए थे? बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। कहाँ आए थे? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पढ़ता था? बिहार में पढ़ता था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी का संबंध किससे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। समझ में आई बात? अब देखो इसके बाद, अब यहीं तक बात समाप्त नहीं हुई, आगे भी बात करेंगे। देखो 634 ईस्वी की बात है। 634, एक 634 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग बैराट आई। कहाँ है? बैराट। और उस समय बैराट के अंदर भी वो धर्म के प्रचार था ही। इनियान संप्रदाय चलता था, क्योंकि महायान और इनियान दो संप्रदाय में टूटा हुआ था उस समय बौद्ध धर्म। कितने संप्रदाय में? दो धर्म, एक तो हीनयान और एक है महायान। उस समय महायान शाखा के जो बोधिसत्व थे वो बैराट में थे। तो 634 में ह्वेन-त्सांग बैराट आए और इन्होंने बैराट के लिए एक वर्ड यूज किया। इस बैराट को इन्होंने पारयात्तर कहा है। तो ह्वेन-त्सांग ने बैराट को क्या नाम से पुकारा है? पारयात्तर। ह्वेन-त्सांग ने बैराट को क्या नाम दिया? पारयात्तर नाम दिया। यानी 634 में ह्वेन-त्सांग कहाँ है? बैराट। बैराट कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। बैराट, बीजक की पहाड़ी, बैराट सभ्यता, जयपुर में। तो 634 ह्वेन-त्सांग बैराट आए और बैराट को नाम क्या दिया है? पारयात्तर दिया। बात समझ में आई? इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आगे बात ह्वेन-त्सांग की ओर करें, क्योंकि अब ये क्यों पढ़ रहे हैं आप सोच रहे यार बीच में से प्रतिहार पढ़ रहे हैं, ह्वेन-त्सांग बीच में कहां से फंस गए। इसलिए क्योंकि बड़ौच गुजरात की जो शाखा थी, बड़ौच गुजरात, प्रतिहारों की एक शाखा थी बड़ौच। बड़ौच गुजरात में पड़ता है। वहां के प्रतिहारों को ह्वेन-त्सांग ने कुचेलो कहा है और राजवंश को भूपाल कहा है। और भीनमाल जो राजधानी थी अपने राजस्थान में, एक शाखा थी भीनमाल प्रतिहारों को, उसको पीली बोलो या पीली मूलो का है। इसलिए अपन ह्वेन-त्सांग को पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? ह्वेन-त्सांग इसलिए पढ़ाया जा रहा है, जबकि दो ही बातें बतानी थी कि ह्वेन-त्सांग ने बड़ौच शाखा गुजरात को कुचेलो कहा है और वहाँ के राजवंश को भूपाल कहा है और भीनमाल राजधानी को पीली बोलो कहा। और इनके एक यात्रा वृत्तांत था जिसका नाम सीयूकी था, जिसमें पश्चिमी 72 देशों का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट बात जो है वो है इनकी यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत, इनके यात्रा वृत्तांत का जो नाम है वो है सीयूकी। क्या है? सीयूकी। और इस सीयूकी में 72 पश्चिमी देशों का उल्लेख है। सब यात्रा वृत्तांत है पश्चिमी 72 देशों की। खूब घूमे हैं साहब ये, ठीक है। घूमने से बस रुके ही नहीं, फुर्सत ही नहीं थी सर, रुके ही नहीं पैर इनके। जैसे मोदी के रुके हो तो उस समय इसके रुके, है ना। मोदी जी भी कभी भी हवाई जहाज लेके किधर ही चल पड़ते हैं साहब। चलो बोलो हवाई जहाज लो और चलो, हैं चलो आज अमेरिका चलते हैं, कल ब्रिटेन चलेंगे, फिर हैं यूगोस्लाविया चलेंगे, कहीं ना कहीं चलो बस चलते रहो, क्योंकि प्रधानमंत्री वही है ना जो घूमे बस बार बार। तो 72 पश्चिमी देशों का क्या किया? उल्लेख किया। इस ह्वेन-त्सांग ने एक तो मैंने कहा बड़ौच शाखा, कौन सी शाखा? बड़ौच। बड़ौच शाखा के प्रतिहारों को क्या कहा है?
बड़ोज शाखा के प्रतिहारों को कुचेलो कहा है। कुचेलो, कुचेलो कहा। एक बात तो ये याद रखना। तो ह्वेनसांग ने प्रतिहारों को क्या कहा है? कुचेलो कहा है। परंतु जब ये पूछ ले कि ह्वेनसांग ने कहां के प्रतिहारों को कुचेलो कहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ोच गुजरात के, बड़ोच गुजरात के, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ह्वेनसांग ने प्रतिहारों को क्या कहा है? कुचेलो कहा है। परंतु जब ये पूछ लेगा ना कि ह्वेनसांग ने कहां के प्रतिहारों को कुचेलो कहा है, बड़ोच के, पर ऑप्शन में आएंगे आपके भीनमाल, मंडौर, उज्जैन और बड़ोच। तो सीधी सी बात होएगी, कुछ एक तो सोचेंगे यार राजस्थान में तो भीनमाल, राजस्थान में तो भीनमाल है ना, क्योंकि राजस्थान में उस समय प्रमुख शाखा रही है, जो कि महत्वपूर्ण शाखा उस समय कन्नौज रही है। और राजवंश जो था, प्रतिहारों के राजवंश, राजवंश को कहा इन्होंने भूपाल। क्या नाम दिया है? भूपाल। और प्रतिहारों की एक राजधानी थी भीनमाल। कौन सी? भीनमाल, जालौर में पड़ता है। भीनमाल, जालौर। भीनमाल राजधानी को क्या कहा है इन्होंने? भीनमाल राजधानी को कहा है पिल्ली बोलो या फिर पिल्ली मोलो। चाहे बोलो आवे चाहे मुल्लो आवे, ओ जी को पर्सन है आपनो भीनमाल पे जाओ। बात समझ में आई? क्या पढ़े अपन? ह्वेनसांग पढ़े। ह्वेनसांग का मूल नाम क्या था? युवांचुआंग। भारत कब आए थे? 629। किसके काल में आए थे? हर्षवर्धन के काल। कहाँ आए थे? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शीलभद्र सूरी थे। शीलभद्र सूरी थे। इनकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? इनका उपमा क्या दी गई इनको? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। कितने देशों का उल्लेख मिलता है पीछे में? 72। बैराट कब आए थे? 734। बैराट जब आए उस समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय चल रहा था? महायान या हिनयान? महायान या हिनयान? हिनयान। हिनयान बोला था यार, महायान कहाँ बोल गया? हिनयान, हिनयान संप्रदाय, महायान नहीं बोला। और बड़ोच शाखा के प्रतिहारों को क्या कहा है? कुचेलो। राजवंश क्या था? भूपाल। भीनमाल राजधानी को क्या कहा है? पिली बोलो। पिली बोलो। हम इन तीन बातों को लिए और इस यात्रा वृत्तांत के लिए और 629 हर्षवर्धन के लिए ही क्या पढ़े हैं? ह्वेनसांग। क्योंकि ह्वेनसांग का एक बार प्रश्न पूछा गया है कि युवांचुआंग भारत कब आए, किस के काल में आए। तो आपको ये पता है ना कि ह्वेनसांग ही युवांचुआंग, अरे वही ह्वेनसांग युवांचुआंग कुची कुची वाला। कौन से वाला? हाँ, यह बात, शाबाश। कई बार देखो अपन पढ़ते हैं तो कई बार मेरे साथ मजाक में बोलते सर कुची कुची। ये रिट वाले तो बहुत ही करते थे, है ना। कई बार मैं कहता राम राम, बोल नहीं सर कुची कुची, क्योंकि नाम पकड़ा दो वही कोई। तो यात्रा वृत्तांत शेयुकी है। पश्चिमी 72 देशों का उल्लेख है। बड़ोज शाखा के प्रतिहारों को कुचेलो कहा है, राजवंश को भूपाल कहा है, और भीनमाल राजधानी को पिली बोलो या पिली मोलो कहा है। अब एक बात आती मोणोद नैन्सी की। मोणोद नैन्सी को नहीं जानता? मोणोद नैन्सी को, जिसने मारवाड़ परगनारी विगत लिखी थी, जिसे नैन्सी ख्यात लिखी थी, जिसे राजस्थान की पहली ख्यात कहा जाता है, जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है, जबकि मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी है, सबको याद है ना, सबको याद है सब। मोणोद नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई। कितनी? 26। तो अब बात करते हैं अपन मोणोद नैन्सी। अब देखिएगा साहब, मोणोद नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई।
कितनी शाखाएं बताई? 26। तो आपका अगर मन करता है तो मैं थोड़ा सा मोनोद-नैंसी के बारे में बता दूं। अब नहीं करोगे, आपका मन करे ना करे, मेरे को काम तो बताना है, सब बताएंगे मोनोद-नैंसी के बारे में। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन मोनोद-नैंसी, जिसे कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। मोनोद-नैंसी जी ये जोधपुर के तो है निवासी। कहां से बिलोंग करते हैं? जोधपुर के तो निवासी हैं सब। बिल्कुल आप सब जानते हैं कि जोधपुर के क्या रहे? निवासी रहे। जसवंत सिंह के दरबारी रहे। जसवंत सिंह प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम का दरबारी रहा है। और इसको जो उपमा दी जाती है वो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल। और ये उपमा दी थी के एम मुंशी, जो जयपुर के हैं, कन्हैया लाल माणिक के लाल है मुंशी, जो जयपुर वाले हैं। क्या नाम बोला इसका? कन्हैया लाल माणिक के लाल मुंशी, जयपुर वाले ने इस राजस्थान का अबुल फजल जो कहा गया मोनोद-नैंसी को कहा गया। अब मोनोद-नैंसी में मुंशी के मुंशी को ऐसा क्या दिखा, कैसे कोई तुलना की होगी? कोई ना कोई रीजन तो है भाई, ऐसी तो निश्चित बात है कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, आपको याद है कि नैंसी की करती है नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात। और नैनसिरी ख्यात की जो तुलना हुई है वो अकबरनामा से हुई है, अकबरनामा से। यानी इस के मुंशी ने नैनसिरी ख्यात की तुलना अकबरनामा से की, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और इसी ने कहा राजस्थान का। और आप ये भी जानते हो कि नैनसिरी ख्यात को, ये नैनसिरी ख्यात को जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है और राजस्थान की पहली ख्यात है। ये राजस्थान की पहली ख्यात है, राजस्थान की पहली ख्यात, पहली ख्यात है। और इसे जोधपुर का गजेटियर कहा जाता है, जोधपुर का गजेटियर। उस समय हमने बात की थी कि गजेटियर क्या होता है? किसी स्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक या उसकी भौगोलिक परिस्थिति की जो जानकारी मिलती है उसे हम गजेटियर कहते हैं। क्या कहते हैं? गजेटियर। क्या कहते हैं? गजेटियर कहते हैं। इसीलिए जोधपुर की जो हमें जानकारी मिलती है वो नैनसिरी ख्यात में, जबकि मारवाड़ परगनारी विगत में तो संपूर्ण राजस्थान की मिलती है साहब। संपूर्ण राजस्थान के राजाओं की धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक घटनाओं की बात करता है, इसीलिए उसे मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। इनकी अन्य जो करती है वो कौन सी है? मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर, राजस्थान का गजेटियर। इसमें हमारे संपूर्ण राजस्थान की जानकारी मिलती है, धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, है ना, प्रशासनिक, सभी जो जानकारी मिलती है वो मारवाड़ परगनारी विगत में मिलती है। इसीलिए इसे राजस्थान का गजेटियर इसमें मिलती है, मूलतः जोधपुर के। इसीलिए इसे नैनसिरी ख्यात को राजस्थान का, जोधपुर का गजेटियर और राजस्थान की पहली ख्यात है। हमने नैनसी को इसलिए पढ़ा, जबकि पढ़ना कहाँ चाहिए हमें? कहाँ पढ़ना चाहिए? जसवंत सिंह, जसवंत सिंह। अब पता नहीं कितनी जगह आपको इससे का सामना करना पड़ेगा। जैसे आपने कर्तियों में पढ़ा तो मोनोद-नैंसी मैंने बता दिया था। जब आप जसवंत सिंह पढ़ोगे मोनोद-नैंसी पढ़ लोगे। जब आप जालोर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं नैनसी का नाम आया और हमने फिर से शुरू कर दिया नैनसी की कहानी, है नहीं? नाम आया वहीं से शुरू कर दो इसकी कहानी, बस याद हो जाएगा। बस थे ना एक मुख बधिर बन के बैठे रहो, है ना, बोलना नहीं है, बस सुनना है, बधिर मत बनना बस, है ना। कई बार तो है सुनने बैठे हैं, मुख बधिर बने। तो ये बात समझ में आई कि मोनोद-नैंसी ने प्रत्यारों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 26 शाखाएं बताई हैं। कहाँ के थे? जी बिल्कुल जोधपुर के थे। कहाँ के हैं? जोधपुर के। किसके दरबारी विद्वान रहे? जसवंत सिंह के रहे। कितनी शाखाएं बताई हैं? 26। करती कौन कौन सी है? या बिल्कुल करती है मारवाड़ परगनारी विगत है और नैनसिरी ख्यात है, सब अपन जानते हैं। और इनकी जो उपमा दी गई, इनकी जो तुलना की गई है
वो राजस्थान के अबुल फजल से की गई, इसलिए राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी जो जयपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इनको उपमा किससे की है, तुलना जो की है राजस्थान में, अबुल फजल से की, इसीलिए इसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। कोई डाउट? अब बात अगर शाखाओं की आ गई ना, तो क्यों ना हम शाखाओं की बातें कर लेते हैं। क्यों? अब शाखाओं से चले, है कि नहीं? अब शाखाएं शुरू हो गई, अब अपन प्रतिहार की ओर चल रहे हैं। अभी तक हमने प्रतिहार के मूल वंश में इंटर नहीं किया है। अब तक तो हम ये जाने प्रयास करें कि प्रतिहार वंश क्या था, क्या क्या इनको नाम दिए होंगे। तो अगली बात लेते हैं इनकी शाखाएं। देखो, राजस्थान में अगर शाखाओं की बात करें ना, राजस्थान में शाखाएं, राजस्थान में इनकी मूलतः 2 शाखाएं हैं। कितनी? 2। एक तो है सामंडोर, क्या है? मंडोर। और एक है भीनमाल, और भीनमाल पड़ता है जालौर। और अपन अच्छे से जानते हैं कि जो मंडोर पड़ता है वो जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जोधपुर। अब राजस्थान में मुख्यतः इनकी 2 ही शाखाएं हैं, एक मंडौर और एक है भीनमाल। ठीक है। अब सबसे प्राचीन, ये सबसे प्राचीन शाखा है, प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा राजस्थान में मंडोर है। अब जो प्राचीन होगी वही प्रथम होगी कि नहीं होगी? भाई प्राचीन होगी वही तो प्रथम होगी, या कुछ और होगी? हैं? बताओ शाबाश। होगी। तो ये प्रथम शाखा है राजस्थान में, प्रथम शाखा राजस्थान के प्रतिहारों में ये प्रथम शाखा रही है। और ये महत्वपूर्ण शाखा रही है राजस्थान में। राजस्थान में महत्वपूर्ण शाखा रही है, जबकि प्रतिहारों की सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा रही है वो कन्नौज रही है। कन्नौज, उस समय जो पाटलिपुत्र के समकक्ष हुआ करता था, पटना के समकक्ष रहा, कन्नौज। यानी प्रतिहारों की जो सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, प्रतिहारों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा वो कन्नौज है। आगे चलकर कन्नौज को लेकर त्रिराज्यीय संघर्ष भी होगा। आगे चलकर कन्नौज को लेकर पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच त्रिराज्यीय संघर्ष भी होगा। पूर्वी शक्ति, दक्षिणी शक्ति और उत्तरी शक्ति के बीच कन्नौज को लेकर संघर्ष होगा। हर कोई राजा चाहता था कि कन्नौज पर मेरा अधिकार हो। उत्तरी शक्ति में प्रतिहार चाहते थे कि हमारा राज हो। दक्षिणी शक्ति में पूर्वी शक्ति के अंदर चाहते थे आपके ये पालवंशीय, है ना, और दक्षिणी शक्ति में चाहते थे आपके राष्ट्रकूट कि भाई हमारा किसी न किसी प्रकार से हमारा भी राज हो। तो कन्नौज को लेकर आगे त्रिराज्यीय संघर्ष भी होगा। अब एक इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जो प्रकाश डालने वाला एक अभिलेख है वो ऐहोल अभिलेख है। ऐहोल अभिलेख को हम क्यों न पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि जो ऐहोल अभिलेख जो लिखा गया था उस समय बादामी के चालुक्य नरेश हुआ करते थे कुलकेश से। रवि कीर्ति ने इसको लिखा था, 634 की बात थी, जिसके अंदर हमने ऐहोल अभिलेख में एक बात तो पढ़ी होगी कि ऐहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का उल्लेख मिलता है। गुज्जर जाति यानी प्रतिहारों की जो जाति बताई है वो गुज्जर बताई है, इसीलिए उनको गुज्जर प्रतिहार कहा गया। परंतु यही नहीं, उन्होंने तो लक्ष्मण के वंशज की भी मोहर लगा दी, क्योंकि प्रतिहारों को वहां पे सौमित्रे भी कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिहारों को सौमित्रे भी कहा गया। अरे भाई, लक्ष्मण किसका बेटा था? अच्छा, उसकी मां का नाम क्या था? क्या नाम था? सुमित्रा था क्या? सुमित्रा था। क्या था? क्या था? क्या था? सुमित्रा। तो इस बात से भी पुष्टि होती है कि ये अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। उल्लेख कहां मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलता है साहब। ऐसे थोड़ी ना कहीं कह दिया कि हम श्री राम के, लक्ष्मण राम के हैं, कोई कह दे दशरथ के हैं, कोई कह दे परशुराम के हैं। सब ऐसे कैसे कह देंगे?
तो कहीं ना कहीं तो मैंने कहा था इतिहास किसी न किसी साक्ष्यों पर टिका है। क्या था क्या नहीं था वो सब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें अभिलेखों से, कुछ ग्रंथों से, कुछ पांडुलिपि ग्रंथों से मिलते जानकारी। अब बात कर लेते हैं ऐहोल अभिलेख। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख याद रखिए साहब, कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में। और ये जो लिखा गया है 634 ईस्वी। कब का है? 634। आपको पता कि 634 में तो अवेन सांगवी बैराठ आए। अरे उसी टाइम की बात है जब अवेन सांगे बैराठ आ रहे थे, तभी रवि कीर्ति लिख रहे होंगे शायद, या पत्थर लगा रहे होंगे। अपने को क्या पता भाई, अपन मान सकते हैं कि 634 में हुई तो ऐसे ही होगा, आगे पीछे हुआ होगा, पर अपन तो समय को रोक लेते हैं कि 634 की बात वो थी और 634 की बात ये है। क्या बैराठ अवेन सांग जब आए 634 की बात है? तो ये बात भी कब की है? तो दोनों बातें जुड़ गई कि 634 की घटना दो है। एक तो ऐहोल अभिलेख की बात कर रहे हैं, एक अवेन सांग बैराठ आए थे। और बैराठ जयपुर में पड़ता है। बैराठ कहाँ पड़ता है? जयपुर में। अब किसके काल में किसने लिखवाया? तो एक बादामी के चालुक्य नरेश, चालुक्य नरेश पुलकेशिन के काल में लिखा गया। यस, के काल में लिखा गया। अब इसको लिखने का काम किसने किया? इसका प्रशस्तिकार कौन है साहब? इसको लिखा किसने है? इसका लेखक कौन है? तो वो है रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति ने लिखा। हमने पढ़ा कि ऐहोल लोक अभिलेख कर्नाटक में जो 634 में बादामी के चालुक्य नरेश से पुलकेशिन के समय लिखा गया, और इनका जो लेखक था वो रवि कीर्ति था। उल्लेख क्या मिलता है? उल्लेख दो बातें अभी शेष है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों बातें। एक तो प्रतिहारों की गुर्जर जाति बताया गया। एक तो किसका उल्लेख है? गुर्जर जाति का उल्लेख, गुर्जर जाति का उल्लेख किया है कि प्रतिहारों की जो जाति थी ना वो गुर्जर थी। फिर प्रतिहार बार बार कह रहे हैं हम लक्ष्मण के वंशज हैं, ये बात भी कहीं ना कहीं लिखी होगी। तो ये ऐहोल अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र किस अभिलेख में कहा गया है? तो ऐहोल अभिलेख में कहा गया। याद रहेगी ना क्या कहा है? प्रतिहारों को सौमित्र किस अभिलेख में कहा गया? या ये कह रहे हैं कि प्रतिहारों को सौमित्र कहा गया। सौमित्रा जमा में ई, सौमित्र कहा गया। क्या कहा गया? सौमित्र, यानी सुमित्रा वाले ही वंश हैं साहब। अनकी जो बुढ़ी दादी है ना वह कौन है? सुमित्रा का है। सारा का सारा लालिया मुनिया सुनिया सारा का सारा सोना मोना बाबू जितना भी आए नहीं, ये सारा सुमित्रा का वंशज का है, उनका है। तो सुमित्रा से लक्ष्मण है तो लक्ष्मण के वंशज इसीलिए कहा गया है। तो प्रतिहारों को सौमित्र किस अभिलेख में कहा गया? ऐहोल अभिलेख में। अब जो बातें पढ़ी सारी माइंड में है, पक्की, कोई नहीं बोल